हेलो एवरीवन, माय सेल्फ खान यास्मीन फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज विटामिन्स। जब हम विटामिन्स की बात करेंगे, देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक पॉइंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स को आपको एज इट इज जो होता है लर्न करना होगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड जो होता है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे विटामिन्स की, तो आपको पता है कि विटामिन्स जो होता है वो दो तरीके के होता है। पहली बात करें तो एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स होता है और दूसरा जो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होता है। आज के लेक्चर पे जो हम डिस्कस करेंगे वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। लेकिन इससे पहले कुछ जनरल पॉइंट्स हैं विटामिन्स के लिए, उसे हम कवर कर लेते हैं कि एक्चुअल में अगर जब आप विटामिन्स की बात करते हो तो विटामिन्स है क्या। तो विटामिन्स जो है वो एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना ही ये कार्बोहाइड्रेट है, ना ही फैट है और ना ही जो होता है ये प्रोटीन है, बट एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसे हम जो है ग्रोथ रेगुलेटर कह सकते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेटर कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो टर्म है आपका विटामिन, ये कैसिमिर फंक ने जो होता है ये टर्म दिया था। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है नहीं होती है, लेकिन हाँ बॉडी आपकी एक्टिविटी जो है वो इसी के ऊपर जो होती है डिपेंड होती है। कैसे होती है अभी आपको जो होता है जब हम डिस्कस करेंगे तो वो चीजें आपको वन बाय वन समझ आना शुरू हो जाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखने होंगे, सबसे पहली बात कि उस विटामिन का केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। दूसरा उसका कॉमन नेम। तीसरा उसका सोर्स कि कहाँ से वो चीज अवेलेबल होगी। चौथा उसका जो होता है फंक्शन क्या है, और उसी के ऊपर आपको ये देखना है कि अगर उसकी कमी हो जाए, उसकी डेफिशिएंसी के बेसिस पे किस टाइप के डिसऑर्डर्स जो होता है वो बॉडी में हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको विटामिन्स के क्लियर करने। जब आप विटामिन्स की बात कर रहे हो, आज हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात करेंगे, और फैट सोल्यूबल विटामिन्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा आपकी बॉडी में वो फैट डिपेंडेंट मैनर में होगा। अगर बॉडी में फैट की डेफिशिएंसी है तो फिर ऑब्वियसली ये विटामिन्स भी जो है आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है उनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है उसे हम कहते हैं रेटिनॉल। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें उसके कॉमन नेम की तो इसे जो होता है एंटी जीरोफ्थैलेमिक फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, जीरोफ्थैलेमिक जो आई में ड्राइनेस हो जाती है जिसकी वजह से आपका विजन जो होता है ब्लर हो जाता है, एक टाइम के बाद जो होता है आपको दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं एंटी जीरोफ्थैलेमिक फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये आंखों की ड्राइनेस को जो होता है कम कर देता है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप विटामिन ए की बात कर रहे हो तो उसका सोर्स क्या है। इसके सोर्स जो होते हैं शार्क की जो लीवर ऑयल होती है, पपाया की बात कर लीजिए, मैंगो की बात कर लीजिए, बटर, घी, एग्स, वहां से जो होता है ये अवेलेबल होता है। आजकल गोल्डन राइस भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो होता है गोल्डन राइस बनाया जा रहा है, और उस गोल्डन राइस में विटामिन ए के जीन को इंसर्ट किया गया है ताकि गोल्डन राइस खाने से आपको विटामिन ए जो होता है वो मिल जाए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो होता है रोडोप्सिन की सिंथेसिस करता है। रोडोप्सिन एक्चुअल में है क्या, आप समझिए कि ये जो होती है आपकी आई है। ठीक है, इस आई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ जो होते हैं फोटो रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर जो क्या करेंगे, लाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। ठीक है, इस फोटो रिसेप्टर में आपके पास दो टाइप की जो होते हैं फोटो रिसेप्टर्स होंगे। एक आपके पास होता है रोडोप्सिन, ठीक है, और दूसरा जो होता है रोडोप्सिन जो होता है ये प्रोटीन है जो बनाएगा रॉड को।
ठीक है, ये फोटोरिसेप्टर है। दूसरा एक होता है आयोडोप्सिन, ये भी एक प्रोटीन है और ये बनाती है आपके रॉड को और कोन को। ठीक है, आयोडोप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोन्स एंड रोडोप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रॉड्स। तो देखिए, जैसे रॉड, तो रॉड से रात यानी नाइट में, ठीक है, नाइट में आप जब देखते हो कि पूरी तरीके से डार्क है, उसके बाद भी अगर आप आंखों पे प्रेशर डालते हो तो चीजें आपको दिखाई देती है। तो वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो रोडोप्सिन जो होता है ये रॉड्स बना देता है और वो रॉड्स जो होता है रातों में देखने में हेल्प करते हैं। और आयोडोप्सिन कोन्स जो होता है ये लाइट को रिसीव करके डे टाइम में आपकी विजिबिलिटी को जो होता है बढ़ा देते हैं। तो जब आप बोल रहे हो रोडोप्सिन, तो रोडोप्सिन के फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए रेटिनॉल, ठीक है, और रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए। जब विटामिन ए मिलेगा तो उसके बेसिस पे रोडोप्सिन जो होती है बनेगी, और रोडोप्सिन बनेगी तो वो रॉड्स बनाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप रात में जो होता है देख पाते हैं। लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, वो आपको जो होता है ना मिले आपके फूड में, या आपकी बॉडी जो होती है विटामिन ए को एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो उसके बेसिस पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बेसिस पे नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होता है, जिसके लिए टर्म दिया जाता है निक्टेलोपिया। तो अब आपको समझ आया होगा कि क्यों नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बेसिस पे होता है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा कवर करूंगी कि जब हम बात कर रहे हैं आयोडोप्सिन जो आपको दिन में विजिबिलिटी को बढ़ाता है, तो ये रेटिनॉल डिपेंडेंट मैनर में नहीं बनता है, ये आयोडीन की इसकी जो होती है रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसे सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन मिलेगा तो ये आयोडोप्सिन बनाएगा, और आयोडोप्सिन जो होता है वो कोन्स को बनाएंगे। इनका रेशियो होता है, ठीक है, ये रेशियो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी रॉड्स और कोन्स है ये दोनों जो होता है पिगमेंट से बेटा, ठीक है, तो इनका रेशियो जो होता है 17:1 का होता है, यानी 17 रॉड्स होंगे तो एक जो होता है कोन्स होगा। क्यों 17 है? क्योंकि रात में देखने के लिए प्रेशर ज्यादा देना है, ठीक है, इसीलिए उसका अमाउंट भी जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा। सो इसीलिए 17:1, कुछ बुक्स में जो होता है 20:1 भी जो होता है रेशियो को मेंशन किया गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर इसका जो होता है हम बात करेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी की बेसिस पे अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको पायरिनोडर्मा हो सकता है। पायरिनोडर्मा में जो स्किन होती है उस पे केराटिनाइज जैसे एकदम से पपड़ी जैसे नहीं जमने लगती है, बिल्कुल उसी तरीके से रफ केराटिनाइज एपिथेलियम स्किन जो होती है वो बन जाती है। इवन आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है, उस पर भी वो लाइनिंग केराटिनाइज जो होती है वो होना शुरू हो जाती है, जिसकी उससे उसकी जो स्मूथनेस होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक, दूसरा केस इसकी डेफिशिएंसी की बेसिस पे ज़ेरोथैलेमिया का भी होता है, ड्राइनेस ऑफ आई। इससे भी आपकी विजिबिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, और निक्टेलोपिया का केस तो हमने बढ़ ही गया। इसके अलावा आपने सुना होगा कि आपके जो होते हैं T3 और T4 के रिसेप्टर, T3 क्या है? आपके थायराइड के हॉर्मोन्स है, ठीक है, तो T3 एंड T4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन जो T3 का जो रिसेप्टर है उसका नाम होता है रेटिनोइक एसिड, ठीक है, उसके रिसेप्टर का नाम है रेटिनोइक एसिड। तो जाहिर सी बात है ये रेटिनोइक एसिड कैसे बना? ये रेटिनॉल से बना। रेटिनॉल पहले एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, फिर वही एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, जिसके बेसिस पे रेटिनोइक एसिड बना। तो इसका मतलब ये है कि अगर T3 को फंक्शन करना है तो उसे रिसेप्टर चाहिए, और उसके रिसेप्टर को जो होता है बनाने के लिए आपको विटामिन ए चाहिए, ठीक है, तो इसी की अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी हो जाए
तो इससे जो होते हैं आपकी मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो एक ये और भी इसका आता है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है दैट इज विटामिन डी। जब आप विटामिन डी की बात करते हो तो जनरली इसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसमें दो फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म होता है आपका विटामिन D2 का, ठीक है, जो कि एक तरीके का इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और कौन सा कैल्सीफेरॉल? ये 25 कॉले कैल्सीफेरॉल है। कॉले कैल्सीफेरॉल ये इनएक्टिव फॉर्म है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। आपने चाहे फिश लिवर ऑयल से जो होता है आपको ऑब्टेन हुआ हो, या आपने एग खाया हो, मिल्क खाया हो, घी खाया हो, तो इससे जो होता है विटामिन D2 आपको अवेलेबल हो, लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। इसको एक्टिवेशन मोड पर लेकर जाना होता है। कैसे लेके जाएंगे अभी हम बात करें। ठीक है, इसको जो विटामिन डी है इसको हम जो होता है एंटी रैचेटिक विटामिन, पुअरमैन्स विटामिन या सनशाइन विटामिन कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप जब विटामिन डी की बात कर रहे हो तो मैंने कहा कि इस सोर्स से विटामिन D2 तो मिल गया, लेकिन इसको एक्टिव होने के लिए आपको सनलाइट की जो होती है जरूरत होती है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग जो होता है आप सनलाइट को जो होता है रिसीव करें, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो ना होने पाए। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों कहा जाता है कि सुबह की सनलाइट में विटामिन डी होता है? लोगों को ये गलतफहमी होती है। सनलाइट में मतलब जो होता है विटामिन डी नहीं है, आपकी बॉडी में विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए हमें वो सनलाइट चाहिए। हम डे की लाइट इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि उस टाइम पे जो सनलाइट की रेज होती है वो काफी ज्यादा मतलब आती है, उसमें यूवी रेज वगैरह की जो होता है कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, टैनिन वगैरह होने लगती है, इसीलिए डे टाइम नहीं कहा जाता है। अर्ली मॉर्निंग लाइट जो होता है वो कहा जाता है कि वो उतनी भी लाइट सफिशिएंट होती है विटामिन D2 को विटामिन D3 में कन्वर्ट करने के लिए, यानी फंक्शनल विटामिन बनाने के लिए। इसमें जो विटामिन D2 विटामिन D3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, उसका भी जो होता है रोल होता है। समझिए होता क्या है कि आपकी ये स्किन है, ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर जो होती है सनलाइट आई, ठीक है, इसके बेसिस पे जो होता है ये क्या करेगा, एक तरीके का स्टेरॉइड बना देगा, कोलेस्ट्रॉल का जो होता है वो बना देगा। इसी के बेसिस पे आपका जो होता है विटामिन D2 बन जाएगा। जैसे ही ये विटामिन D2 बना, ठीक है, अब ये कहाँ पर एंटर करेगा, ये विटामिन D2 आपकी किडनी में जो होता है एंटर करता है, ठीक है, और इस किडनी में आपका जो होता है PTH यानी पैराथायरॉइड हार्मोन का रोल आता है। ये पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पर किडनी में जाएगा और एक एंजाइम है जिसका नाम होता है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसको ये एक्टिव कर देगा। जैसे ही 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिव होगा, ये विटामिन D2 को विटामिन D3 पे मतलब कन्वर्ट कर देगा। कैसे? क्योंकि नाम है हाइड्रोक्सिलेज, ये फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 125 पॉलीकैल्सीफेरॉल में। और जब 125 पॉलीकैल्सीफेरॉल बन गया, दैट मीन्स विटामिन D3 बन गया। और विटामिन D3 का मेन फंक्शन क्या है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। विटामिन D3 जाएगा और कैल्शियम के ट्रांसपोर्टर्स बनाएगा। जैसे ही कैल्शियम के ट्रांसपोर्टर्स बनेंगे, वो किडनी में से यानी आपकी यूरिन में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कर लेगा। देखिए हर तरीके के आयंस आपकी बॉडी में, अगर हम आयंस की बात करते हैं ना, आयंस का एब्जॉर्प्शन, आयरन का एब्जॉर्प्शन के लिए किसी भी स्टिमुलेशन की नीड नहीं होती है एक्सेप्ट कैल्शियम आयन। बॉडी जो होती है वो क्या करेगी, स्टिमुलेट करती है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है या नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअल में दो हार्मोन्स होते हैं जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करते हैं।
अगर आप पैराथायरॉयड हार्मोन की बात करेंगे तो ये आपके ब्लड में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाता है बाय एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। अगर कैल्सीटोनिन की बात करोगे तो ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है आपकी जीआईटी को, आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट को, कि कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, यानी कैल्सीटोनिन हाइपो कैल्शियमिक इफेक्ट देती है, जबकि पैराथायरॉइड हाइपर कैल्शियमिक इफेक्ट देता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि अगर सपोज कीजिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चों में जो रिकेट्सिया जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो आ जाती है, जिसे आप बाउल लेग डिजीज बोलते हैं। उनके इस जो लेग्स की जो हड्डियां होती हैं वो काफी थिनिंग, उसमें थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उनकी मसल्स जो होती है फ्रेजाइल होना स्टार्ट हो जाती है। ये बच्चों में होती है। लेकिन अगर एडल्ट्स के केस की बात करें तो एडल्ट्स के केस में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो वो ऑस्टियोमलेशिया जैसी प्रॉब्लम जो होता है लीड करता है। इसमें आपकी बोन्स में थिनिंग होगी और जो होती है मसल्स अगेन जो होती है डीजेनरेट होगी, और इससे जो होती है कभी कभी इतनी ज्यादा मतलब आपकी बोन्स फ्रेजाइल हो जाती है कि उसमें क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया यानी कंडीशन देखी जाती है। एक कंडीशन होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में विटामिन डी का एक्चुअल रोल नहीं होता है, वो पैराथायरॉयड हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन की वजह से। ठीक है, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो होता क्या है ऑस्टियोपोरोसिस में, ये चीज समझ लीजिए कि ये आपकी जो है बोन है। ठीक है, इस बोन के पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल, दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, ये आपकी ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर बोन मिनरलाइजेशन करके बोन की थिकनिंग या बोन के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। लेकिन जब आप ऑस्टियोक्लास्ट की बात करते हो तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है कि इस बोन्स में से कैल्शियम को मतलब जो होता है शिफ्ट करवा देता है, मूव करवाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसके बेसिस पे ये कैल्शियम आयन जो होती है बोन में से निकलते जा रही है। और जब एक्सेस अमाउंट में से अगर ये बोन्स में से कैल्शियम निकाला जाए तो यहाँ पर ये कैल्शियम क्या कर रहे थे, एज ए सीमेंटिंग एजेंट रोल प्ले कर रहे थे। और यहाँ पर वो सीमेंट्स निकलना शुरू हो गए, जिसके बेसिस पे आपकी बोन्स में जो है वो पोर क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन के बेसिस पे एनहांस करती है। ये पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन है, जिसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन है दैट इज विटामिन ई। विटामिन ए का जो नाम है उसे हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या विटामिन ऑफ ब्यूटी, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, इसके सोर्स क्या है, तो वेजिटेबल ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, इनसे जो होता है रिच अमाउंट में आपको विटामिन ई अवेलेबल होता है। अगर विटामिन ए का फंक्शन समझे तो विटामिन ए जो होता है एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करता है। देखिए हम इसे जो होता है क्यों विटामिन ऑफ ब्यूटी बोल रहा है, क्यों ये ब्यूटी को एनहांस कर रही है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपने सुना होगा कि एक प्रॉपर नींद अगर आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, आपकी जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं 6 to 7 आवर्स मिनिमम हमें जो होता है इतनी नींद लेनी ही लेनी है। होता क्या है कि आपकी बॉडी जब पूरा ऑल डे काम कर रही होती है तो उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिसिटी जो होती है बॉडी में एनहांस कर जाती है। स्पेशली कुछ ऑक्सीजनिक स्पीशीज और नाइट्रोजेनिक स्पीशीज जो होती है वो बनने लगती हैं। तो बस ये क्या करती हैं, फ्री रेडिकल्स का काम करती हैं। और जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपकी स्किन डैमेज और आपकी न्यूरॉन की एक्टिविटी को जो होता है इंटरप्ट करते हैं और न्यूरॉन डैमेज का रोल प्ले करना शुरू कर देता है।
तो आपने देखा होगा कि बहुत लॉन्ग टाइम से अगर आप कुछ स्ट्रेस कंडीशन में है या आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, तो आपकी स्किन पे पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, एक्ने, पिंपल्स, और जो होती है आंखों के नीचे काले घेरे आने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इनहांस कर रहा होता है। तो उस टाइम पे फिर आप जो होता है विटामिन ई की जो मार्केट्स में टैबलेट्स अवेलेबल होती है, आप उसको लेते हैं, यूज करते हैं। तो उसके यूज से कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो चीजें जो होती है रिमूव हो जाती है, अगेन फिर से स्किन नॉर्मल हो जाती है। तो होता क्या है कि ये जो विटामिन ई है ये एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जैसे ऑक्सीजनिक स्पीशीज यानी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ये एक फ्री रेडिकल है, ये बन गया। तो ये आपकी विटामिन ए क्या करेगी, इसको जो है वो H2 सप्लाई करके इसको अगेन जो होती है वो 2H2O में कन्वर्ट कर देगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स बना देगी। अब वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ने के बेसिस पे आपकी स्किन जो होती है वो टर्जिड होने लगती है, शाइनी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी में से क्या करेगी, रिमूव करने लगती है। इसके अलावा इसका जो होता है मतलब अदर रोल भी है कि इसने आपकी ब्यूटी को तो मेंटेन किया ही किया, ठीक है। इसी बेसिस से हमने इसे ब्यूटी और विटामिन ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि स्पेशली ये मेल्स में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्पर्म काउंट को डिक्लाइन कर देती है, जिसे हम मेल स्टेरिलिटी का केस कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर विटामिन ई सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है तो स्पर्म काउंट एनहांस होगा, जिससे स्टेरिलिटी जो होती है नहीं हो पाएगी, ठीक है। दूसरी चीज कि ये एनेमिक कंडीशन भी लीड करती है। एनेमिक कंडीशन कैसे लीड करती है कि जितने भी आपके आरबीसी सेल्स हैं, अगर सपोज करो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो आपके आरबीसी सेल्स होंगे वो फ्रेजाइल होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। तो जब आपके आरबीसी फ्रेजाइल हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एनेमिक कंडीशन जो होती है वो हो जाएगी। तीसरा कि आपकी मसल्स जो होती है वो डीजेनरेट होने लगती है, इसीलिए जब विटामिन ई की कमी होने लगती है तो आपकी स्किन जो होती है वो श्रिंक करने लगती है, उस पर रिंकल्स वगैरह जो होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल्स है जो कि विटामिन ई के थे। इसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन है दैट इज विटामिन के। इसके भी दो फॉर्म्स हैं, K1 एंड K2। जब आप K1 की बात करते हो दैट इज पिलोक्विनोन, और जब आप K2 की बात करते हो इसे हम कहते हैं मेनाक्विनोन, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है उसे हम कहते हैं एंटी हेमोरेजिक विटामिन। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इसे एंटी हेमोरेजिक क्यों बोला जा रहा है, देखिए आपकी बॉडी में स्पेशली आपके ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं। अब वो क्लॉटिंग फैक्टर्स के अगर सपोज कीजिए कि कभी आपको कट लगता है तो आप थोड़े टाइम तक जब उसको प्रेस करके रखते हैं तो ब्लड जो होता है बाहर निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन क्लॉटिंग फैक्टर्स ने जो होता है वहां पर ब्लड को क्लॉट कर दिया, जिसकी बेसिस पे ब्लड फ्लो जो होता है वो रुक गया, ठीक है। तो आपका जो विटामिन के होता है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में रोल प्ले करता है। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर? तो स्पेशली प्रोथ्रोम्बिन बनाने में जो होती है इसका रोल आता है, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन बना के ये जो होता है डिले कर देता है डिले कर देता है ब्लड फ्लो को, ठीक है। तो इसका जो सोर्स है कि विटामिन के जो होता है आपको सबसे ज्यादा कहाँ से अवेलेबल होता है, तो जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वहां से ह्यूज अमाउंट में आपको विटामिन के जो होता है अवेलेबल होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हीमोरेज कंडीशन जो होती है लीड कर जाती है। जैसे कि आप लोगों ने हीमोफीलिया कंडीशन में देखा था कि हीमोफीलिया कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो बनता ही नहीं है, जिसके बेसिस पे अगर उसे एक छोटी सी सुई भी अगर मतलब पिन भी प्रिक हो जाए तो वो उसकी डेथ लीड कर सकती है, क्योंकि पूरा के पूरा ब्लड जो होता है वो बह जाएगा, ठीक है। तो वही ऐसे ही कंडीशन हीमोरेज की भी होती है कि अगर जो होता है थोड़ा सा भी इंजरी हुई तो पूरा के पूरा जो होता है ब्लड फ्लो हो सकता है, बाहर निकल सकता है, और या तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक तो होंगे भी तो उसके बेसिस पे बहुत ही डिले जो होती है ब्लड की क्लॉटिंग होगी, ठीक है।
तो ये कंडीशन विटामिन के की डेफिशिएंसी की बेसिस पे हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर सॉल्युबल विटामिन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।